चलो जी मैं स्टार्ट करता हूं। कम टू पेज नंबर 6.7। मैंने ऑलरेडी कल ये शेड्यूल एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार जरा इसको देख लेते हैं। अब देखना, हमने आउटपुट जीरो, सब रेडी है मेरे साथ? सर कंप्लीट चैप्टर कब तक? रोहित और बाकी स्टूडेंट तुम बीच बीच में बार बार आ रहे हो, सेम चीज मैं 4 बार बोल चुका हूं। 15 जून तक सब हो जाएगा। सर आपके ग्रुप फ्री में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे? हाँ बेटा, फ्री में ही तो है लेक्चर। थैंक यू राघव। अनिल गर्ग, दिल्ली में ब्रांच है? दिल्ली में ब्रांच अगर होगी भी तो तू कैसे जाएगा बेटा? चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के चैप्टर में जो मैं पोर्शन लेने वाला हूं ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं, चलो कल लाइट चली भी गई ना तो हम एक ऐसे पार्ट से आज स्टार्ट करने वाले जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर लेक्चर में मैं ये नहीं कहता हूं कि आज का चैप्टर, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डेफिनेटली प्रोडक्शन के टाइम पे मैंने कहा था, आज कह रहा हूं, और रेवेन्यू के टाइम डेफिनेटली कहूंगा। अगर ये तीन चीजें तुम्हें समझ में आ गई, जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, आज का चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर अगर तुम्हारा होल्ड आ गया, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 पे टोटल होल्ड आ जाएगा। 24 टू 25 मार्क्स का स्ट्रेट अवे होल्ड आ जाएगा। 3 लेक्चर से 24 से 25 मार्क्स तुम्हारे स्ट्रेट अवे सिक्योर हो जाते हैं। तो आज का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम्हारी टेक्निकल डाउट्स अच्छी आ रही है तो। सर न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट है? हमारे इसमें न्यूमेरिकल 4 से 5 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि कितने लोग चाहते हैं मैं आईसीआई के एमसीक्यू सारे लाइव लूं या अपलोड करूं। ये तुम्हारी चॉइस है। मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं 2 दिन बाद, मे बी 4 to 5 लेक्चर्स रहेंगे। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं इसको लाइव लूं तो मैं लाइव भी ले सकता हूं, लेकिन उसमें मैं ज्यादा इन बिटवीन डाउट्स और क्वेरीज एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं एक क्वेश्चन समझा लेने के बाद तुम्हारे डाउट लूंगा, ठीक है? तो कितने लोग चाहते हैं मैं लाइव लूं, और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं सर अपलोडेड भी चलेगा? अपलोडेड में थोड़ा टाइम सेव होता है। तो कुछ लोग बोल रहे लाइव ले लो। सर आज कॉस्ट हो जाएगा क्या? हाँ आज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है अनीता, लाइव तो हो गई, उसके बाद वो अपलोड भी हो जाएगा। चलो जी, काफी लोग लाइव बोल रहे हैं तो ये इंथुजियाज्म अच्छा लगा मुझे। नाउ कम टू पेज नंबर 6.7, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ते हैं। कल हमने देखा था जब हमारा आउटपुट 0 था तो भी फिक्स कॉस्ट लग रही थी, पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही थी। फिर हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कॉस्ट निकाला। तो भैया मेरी कंपनी के अंदर टोटल रेंट, टोटल सैलरी, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही थी फिक्स कॉस्ट, वो मैंने निकाल लिया। टोटल जितना प्रोडक्शन करा उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया, और उससे मेरे को कंपनी का टोटल कॉस्ट मिल गया। ठीक है, लेट्स से ये फिगर्स करोड़ में, तो 10 करोड़, 20 करोड़, 28 करोड़, 34 करोड़, 38 करोड़, 42, 48, 56, 66, 78 करोड़। अब मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं मेरा प्रोडक्ट कितने में बेचूं? क्या टोटल 10 में बेच लूं, या टोटल एक सिंगल प्रोडक्ट 78 में बेचूं? कैसे मैं बताऊं कि मुझे मेरा प्रोडक्ट कितने में बेचना चाहिए? तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। पर यूनिट कॉस्ट यानी क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। अगर इसको मैं टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो मैं एवरेज निकाल रहा हूं। बच्चों एवरेज का इंपॉर्टेंस समझो। एवरेज क्यों निकाला जाता है? एवरेज सिर्फ यही रीजन से निकाला जाता है, भैया टोटल कॉस्ट तो मैं मानता हूं मेरी जेब से जाने वाली है, पर यूनिट कॉस्ट पता चलेगा तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालूंगा, तो कस्टमर को पता चलेगा कि भाई कितना पे करना है मुझे। समझ में आ रहा है? इसलिए एवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां देखना, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला हमने। एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे ही हम देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी परसों भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट गिरता जाता है। तो देखो यहां पे तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। जैसे जैसे आउटपुट कम होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होता है। पर अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहां पर बच्चों तुम देखना, एवरेज पहले कम हो रहा है और बाद में बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने एक्सप्लेन किया, आइडियली इसमें कांस्टेंट रहना चाहिए था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने कांस्टेंट रहना चाहिए था। पर जब तुम बल्क प्रोडक्शन करते हो तब तुम्हें डिस्काउंट मिलता है, तो पर यूनिट कच्चे माल की कॉस्ट, पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिर जाती है, और कॉस्ट गिरती गई। लेकिन एक लेवल के बाद उसे पता चल जाती है हमारी डिपेंडेंसी, और वो कॉस्ट बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट गिरती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड लेटर इकोनॉमीज गेट कन्वर्टेड इनटू डिस इकोनॉमीज, और कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इन दोनों के एडिशन से एवरेज टोटल कॉस्ट निकला। अब चलो
ये सारे फिगर्स ध्यान में रखते हुए हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखना, आउटपुट 0 से 9 तक कितना भी होने दो, तुम्हारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट। सो यहां पर अगर मैं आउटपुट लेता हूं और यहां पर मैं कॉस्ट लेता हूं, तो आउटपुट 0 है तो भी 10,000, आउटपुट 1 है तो भी 10,000, आउटपुट 9 है तो भी 10,000। सो आई कैन से फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ पैरेलल टू आउटपुट और एक्स एक्सिस। आई होप दिस मच इज क्लियर। हाँ प्रणाली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आपके पास बुक होगी तो प्लीज आप भी ड्रॉ करो। ऐसे भजन करने नहीं आए अपन, सिर्फ प्रवचन और ज्ञान सुनने, ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मिस कर दिया, आपकी गलती, ठीक है। अब हमने टोटल फिक्स कॉस्ट का निकालिया, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ती ही जा रही है, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 56, 60। सीधी बात है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा कच्चा माल लगेगा और कॉस्ट बढ़ती जाएगी। पर जरा देखना, ये कर बढ़ तो रहा है लेकिन ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। पहले आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है इकोनॉमिक्स और बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है डिस इकोनॉमिक्स में, तो इसका ग्राफ ऐसा रहता है। और इन दोनों के समेशन से आपको मिलता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। शिवम, नहीं तुम्हारा डाउट क्लियर? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7887787707, पता होगा तुम्हें, तो वहां पे मुझे वॉइस नोट के साथ भेजना, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ये तुम्हें दिमाग में फिट कर देना है, ठीक है। इसको दिमाग में फिक्स कर दो पूरी तरीके से, कि कल करके पूछा जाएगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा रहता है, तो हम उसे बोलेंगे पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस और पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहता है, वो इंक्रीजिंग रहता है, पर पहले इकोनॉमिक्स के कारण बीच में एक डिप आता है और बाद में वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। अब देखना इसको क्या बोलते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट और यहां पर इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। ये बढ़ तो रहा है लेकिन पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था और बाद में जोर से बढ़ गया एकदम कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट क्या होता है मैंने शॉर्ट रन में बताया था प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। अब आ जाओ भाई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो इन दोनों का समेशन है। अगर तुम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जोड़ते हो तो तुमको क्या मिलता है, ये मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर की जो पूरी की पूरी क्रक्स है, पूरी की पूरी जान है, वो ये ग्राफ है जो अभी अपन बनाने वाले। बड़े ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं सबसे पहले शेड्यूल समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद हम नंबर्स के ऊपर कंफर्ट ले लेते हैं, फिर वो नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इसको बोलेंगे आउटपुट, इसको बोलेंगे कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ देखते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.67, 1.43, 1.25, 1.1. Can you see it is constantly declining? Can you see average fixed cost is constantly declining? Average fixed cost अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो it is constantly declining. So this is your average fixed cost and it is constantly declining.
यहां तक ध्यान देना। तुम नंबर्स पे कंफर्ट रखो और हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, हाउएवर इट कैन नॉट टच द एक्सिस। बच्चों मुझे कमेंट करके कोई बताए व्हाई एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैन नॉट टच आउटपुट वाली एक्सिस या फिर क्वांटिटी एक्सिस। ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा? कोई समझदार ही मुझे बता पाएगा? एज AFC कैन नेवर बी जीरो। यस, AFC जीरो क्यों नहीं रहेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, सिंस टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ भी एक अमाउंट रहेगा, लेट से 10 है, आउटपुट कुछ भी होने दो, लेट से 1 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया, कुछ भी हो गया, इट कैन नॉट बी जीरो। सिंस टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी जीरो नहीं होगा। तुम्हारे को लेट से कोई भी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स नहीं आए तो एवरेज 0 आ सकता है क्या? कभी नहीं। अगर तुम्हारे टोटल मार्क्स 0 नहीं आए तो तुम बताओ मुझे, तुम्हारा एवरेज 0 आएगा क्या? कभी नहीं। तो अगर टोटल ही कुछ नंबर है, कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो एवरेज भी एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। इट कैन नॉट टच द एक्सिस। देयर विल बी सम फिक्स्ड कॉस्ट even with zero output, yes, because it can't be zero। वही तो पूछा था क्यों जीरो नहीं हो सकता? FC can never be zero, yes जी। ये वाला ग्राफ तुम्हारे माइंड में फिट हुआ क्या? मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये वाला ग्राफ क्या तुम्हारे माइंड में फिट हुआ? हाँ या ना बताओ, यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ये इसको याद रखना। अब हम ड्रॉ करते हैं। हमने ये ड्रॉ कर लिया बच्चों, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट निकालते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा निकलेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखना, इनिशियली 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6.57, 6.33 के बाद देखो उसने बढ़ना चालू कर दिया, यानी इनिशियली तो ये गिरता है और बाद में बढ़ना चालू कर देता है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा रहेगा। ये इनिशियली गिरता है और बाद में बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? इनिशियली जैसे जैसे तुम्हारा आउटपुट बढ़ता है ये कॉस्ट कम होते जाती है, पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाती है, और एक लेवल के बाद इकोनॉमीज गेट कन्वर्टेड इनटू डिस इकोनॉमीज और ये बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये भी क्लियर है? जी, दो चीजें फिट हो गई। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, इन दोनों के समेशन से तुम्हें क्या मिलेगा? एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट को देखो कि क्या उसका ग्राफ क्या बोलता है। एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ देखना, 20, 14 कम हुआ, 11.3 कम हुआ, 9.5 कम हुआ, 8.4 कम हुआ, 8 कम हुआ और कांस्टेंट हो गया, बढ़ना चालू कर दिया, बढ़ना चालू कर दिया। क्या मतलब है इसका? इनिशियली इनिशियली जब तुम आउटपुट बढ़ाते हो तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आउटपुट बढ़ाने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करते हो, बल्क में प्रोडक्शन करने का बेनिफिट मिलता है, उससे तुम्हारी कॉस्ट इनिशियली कम होते जाती है। सोचो तुम प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, जब तुम 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो सर्टेन कॉस्ट आती है, 2 यूनिट करोगे थोड़ी कम कॉस्ट आएगी, 3 यूनिट प्रोड्यूस करोगे और कम कॉस्ट आएगी। तो देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट कम होते जा रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाएगी, लेकिन एक लेवल के बाद वो कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाएगी। डिसइकोनॉमीज मींस डिसएडवांटेज।
ज्यादा फायदा उठाने के चक्कर में नुकसान हो जाता है। तो इन दोनों का एडिशन देखना, इन दोनों का ग्राफिकल एडिशन कुछ ऐसा रहेगा। यह है तुम्हारा ए टी सी, एवरेज टोटल कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट तुमको याद रखने पड़ेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली गिरता जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिरता है बाद में बढ़ता है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी पहले गिरता है और बाद में बढ़ जाता है। अरे भाई एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पड़ा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिर रहा था इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट भी गिर रहा था, लेकिन जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग गया तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ना चालू कर गया। लेट्स से ये गुड्डू है और ये मुन्नू है, ठीक है। गुड्डू फिक्स कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये लेट्स से मैं आदित्य हूं। मैं इन दोनों को पेमेंट देता हूं, तो अगर मुझे चेक करना है मैं पेमेंट मेरी कितनी जा रही है तो मुझे इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। इनिशियली क्या हुआ, इसका तो मसला है ही नहीं, ये तो कम ही होता जा रहा है। इनिशियली मुन्नू ने रेट कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, तो मेरा भी टोटल खर्चा कम होता गया। लेकिन जब मुन्नू ने रेट बढ़ाना चालू कर दिया मेरा भी टोटल रेट बढ़ गया। क्यों भाई? क्योंकि मुन्नू पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। उसी तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट को तो साइड में रखो, पहले जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब गिरता जाता है उसके कारण एवरेज टोटल कॉस्ट भी गिरता है, लेकिन एक लेवल के बाद जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता है उसके कारण एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ABC increase at some point, ATC also increases, but sir in this creates inflation in the market because we are taken a general product as example। मुझे अब तक तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं हुआ, बाद में कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? मुन्नू को पता चल गया, लेट्स से मैं एक अजीब सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैं गैंगस्टर हूं, ठीक है। मैंने दो लोगों को रखा, गुड्डू को और मुन्नू को, मुन्ना कर देते हैं इसको, और मेरा नाम कालीन भैया रख देता हूं। मैं कालीन भैया हूं, कालीन भैया आई होप तुम्हें मालूम होगा, मिर्जापुर में कैरेक्टर है। तो मैं हूं कालीन भैया, खतरनाक, और मैंने दो बंदे रखे अपने पास मेरा काम एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये गुड्डू भैया है, गुड्डू भैया, ठीक है। गुड्डू भैया का कोई टेंशन नहीं, गुड्डू भैया को ज्यादा दिमाग नहीं है, उनसे कितना भी काम करवाते जाओ वो फिक्स्ड पैसा लेते हैं। मुन्ना भैया का क्या हो गया? मुन्ना भैया थोड़े समझदार हैं। मुन्ना भैया ने क्या किया, इनिशियली मेरे ऊपर ट्रस्ट डेवलप किया। जैसे जैसे मैंने उसको ज्यादा काम दिया उसने मेरे को ना पर असाइनमेंट कम पैसा चार्ज करना चालू कर दिया। पहले वो एक असाइनमेंट के 1000 रुपए लेता था, बाद में बोला सर आप 2 असाइनमेंट दोगे तो 900 रुपए चार्ज करूंगा, 3 असाइनमेंट दोगे तो 800 रुपए चार्ज करूंगा। तो ये बात समझ में आ रही, जितना ज्यादा उसको काम मिलता जाएगा वो रेट कम करता जाएगा। लेकिन एक लेवल के बाद ये मुन्ना भैया को पता चल गया कि कालीन भैया तो टोटली उस पर डिपेंडेंट है, तो अब उसने रेट बढ़ाना चालू कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। उसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिरते जाती है एक लेवल तक, जैसे जैसे ज्यादा काम मिलता है, पर एक लेवल के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा टोटली उस पर डिपेंडेंट है। अब अगर मैंने रेट बढ़ा भी दिया तो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, रेट बढ़ा देता है मार्केट में, इस चक्कर में मेरा भी खर्चा बढ़ जाता है। डिड यू गेट दिस? समझा क्या? जी बढ़िया, ये क्लियर है। ये तीनों चीजें इसको माइंड में फिट कर लो, इसको माइंड में फिट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन।
बढ़िया। लास्ट अब हमें ड्रॉ करना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को देखना, मार्जिनल कॉस्ट कम होता है पहले, कम होता है, कम होता है, कम होता है, कांस्टेंट होता है और एकदम से बढ़ना चालू हो जाता है। अरे ऐसा कौन सा इसके अंदर कर्व है इन कर्व में से जो पहले कम होता है बाद में बढ़ जाता है? पहले कम होता है और बाद में बढ़ जाता है सर, वो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट भी है, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व थोड़ा अलग क्यों है? देखो मैं मार्जिनल के लिए एक वर्ड यूज करता हूं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीनों कर्व जहां भी मार्जिनल वर्ड आता है ये उतावला होता है। उतावले का मतलब वो क्या होता है? ये गिरता भी बहुत जल्दी है और फिर बढ़ता भी बहुत जल्दी है। ठीक है, उतावला मतलब क्या है भाई? ये फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही है, पहले गिरेगा बाद में बढ़ेगा, पर ये गिरता भी बहुत पहले और बढ़ना भी पहले ही शुरू कर देता है। ये उतावला है। इसको पता है कि मेरे को एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही काम करना है, पहले गिरना है बाद में बढ़ना है, पर वो गिरता भी पहले जल्दी है और बढ़ता भी पहले बहुत जल्दी है। ठीक है, तो इसका कर्व देखना है, इसका कर्व थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल एज इन कुछ स्पेशल नहीं है उसमें, थोड़ा अलग है। ऑरेंज रेड कलर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखना, ये कुछ ऐसा आता है। इसने गिरना भी जोर से चालू कर दिया, देखो ये यहां तक गिर रहा है, इसने यहां से बढ़ना भी चालू कर दिया। अरे अब तक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ने भी बढ़ना नहीं चालू किया था, एवरेज टोटल कॉस्ट ने तो यहां से बढ़ना चालू किया, इसने खुद को पहले ही गिरा दिया और पहले ही बढ़ना चालू कर दिया। इसको मालूम है जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे, तो इसने क्या किया, पहले ही डिप मार लिया और पहले ही बढ़ना चालू कर दिया। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां तक गिर रहा है उसके बाद बढ़ रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट यहां तक गिर रहा है उसके बाद बढ़ रहा है। इसने क्या किया, पहले ही गिर गया और बढ़ना चालू कर दिया। कैसे याद रखना सर इस चीज को कि ये पहले गिरता है पहले बढ़ता है? मार्जिनल वर्ड कहीं भी आ गया, मार्जिनल यानी कि उतावला, गिरेगा भी पहले बढ़ेगा भी पहले। बस इतना ही, इसी के ऊपर सारा डिस्कशन था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों सर? क्यों मतलब, एक्चुअली इसमें मैंने क्यों मतलब इसका आंसर नहीं दे सकता मैं। अब तुम यहां पे देखो शिवम, जरा ध्यान देना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 से 9 हुआ, ये 10 से 8 हो गया, ये ज्यादा गिर गया। सर ये 10 8 6 4 कैसे आया? ये तो मैथमेटिकली डिराइव किया है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैथमेटिकली ऐसा रिजल्ट आता है कि जब ये 1 से कम हो रहा है, ये 2 से कम हो रहा है, ये फिर 1 से कम हुआ, ये 2 से कम हो गया, ये फिर 1 से कम हुआ, ये 2 से कम हो गया, ये थोड़ा और कम हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, ये और कम हुआ, इसने तो बढ़ना चालू कर दिया। तो ये नंबर्स मैंने नहीं लाए हैं, ये जो ग्राफ है ये मैंने नहीं लाया है, ये डिराइव हुआ है ये सारी इक्वेशन से। अगर तुम टोटल कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो, टोटल सॉरी टोटल कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो, टोटल फिक्स कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से सेटिस्फाइड हो, अगर तुम ये सारी चीजों से सेटिस्फाइड हो, तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट आया। और ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट आने के बाद ये ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनता है। मैंने तो तुम्हें याद करने की ट्रिक बताई है कि ये गिरता भी पहले बढ़ता भी पहले। अब एक्चुअली गिरता बढ़ता पहले बोलना गलत है, वो तो ये नंबर्स ऐसे बने यहां पे कि गिरेगा भी मतलब उसका डिक्रीजिंग भी पहले होता है, इंक्रीजिंग भी पहले होता है।
हेलो 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 फिर जाएगी बीच में वॉइस, पता नहीं चार्ज क्यों नहीं हो रहा सेल। एनीवेज, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, दूसरा चार्जिंग पे लगा दिया है। हाँ जी, तो सबसे पहले अपने मिनिमम पे कौन पहुंचेगा? मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद कौन मिनिमम पे पहुंचेगा? वेरिएबल कॉस्ट। और बाद में कौन मिनिमम पहुंचेगा? टोटल कॉस्ट। वो तुम ये शेड्यूल से भी वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले मिनिमम पे कौन पहुंचा? मार्जिनल। उसके बाद अपने मिनिमम पे कौन पहुंचा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो यहीं पे कहीं पे अपने मिनिमम पे पहुंच गया, और ये सबसे एंड में। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। खैर तुम ये सीक्वेंस याद रख लो, ग्राफ को अपनी नजरों में बसा लो। जिस तरीके से तुमने उसको अपनी नजरों में बसाए रखा है, उसी तरीके से ग्राफ को भी अपनी नजरों में बसा लो, कि कायनात की कोई भी ताकत ये ग्राफ तुम्हारी नजरों से हटा ना सके। चलो जी, ये नोट डाउन कर लो। बस इतना ही था। शॉर्ट रन में इतना ही होता है। सर भूल गए हम शॉर्ट रन क्या होता है? बच्चों शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम फ्रेम रहता है, एक ऐसा टाइम रहता है जहां पे तुम्हारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब तुम्हारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है तब तुम शॉर्ट रन में हो, और शॉर्ट रन में क्या होगा? ऐसा ग्राफ आएगा। सर ये ग्राफ को देखकर बता सकता हूं मैं कि ये शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है? अगर इसमें तुम्हें कहीं भी फिक्स कॉस्ट का कर्व दिख गया, मतलब ये शॉर्ट रन का ग्राफ है। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या तुम्हें? सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा, सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। शॉर्ट रन कंप्लीट हुआ, अब सिर्फ रीडिंग करनी है कुछ पॉइंट्स की। कम टू पेज नंबर 6.5। 6.5 से लेकर 6.8 तक अभी तो मेरे को सिर्फ प्लेन रीडिंग करनी है, पूरा ध्यान देना, ठीक है? रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। हाँ जी, शॉर्ट रन क्या होता है बता रखा है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ ग्राफ देखे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट के। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ भाई ऐसा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अगर तुम्हें इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज मिली तो वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, याद रखना बच्चों। तो ग्राफ इनिशियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं, वो ऐसा होता है। क्यों? इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज के कारण। उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट भी देख लिया। टोटल कॉस्ट कैसा रहेगा बच्चों? टोटल कॉस्ट ऐसा रहेगा, ये रहा टोटल कॉस्ट, मैंने ड्रॉ किया था। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। हाँ जी, फिर इसके बाद हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट देख लिया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सारे कॉस्ट देख लिए हैं, समझ लिए हैं, ऑलरेडी ड्रॉ करना आ गया है। अगर ड्रॉ करना आ गया है तो तुम देखना, तुम्हें सारे के सारे पॉइंट सिर्फ रीडिंग से समझ में आ जाएंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट देखना, टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है कि नहीं? टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। इन द फिगर गिवन बिलो, इवन एट जीरो आउटपुट, अगर तेरा आउटपुट जीरो भी है तो तेरे को फिक्स कॉस्ट लगनी है कि नहीं? वही बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दिया रेंट एंड इंश्योरेंस। आओ भैया वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वही बोला था, फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स्ड रहता है, और वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो वेरी करता है।
इट हैज इनवर्स शेप एंड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। मुझे कोई बता सकता है ये ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होता है? यानी जब आउटपुट जीरो है तब क्या वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहता है? यस। अगर आउटपुट जीरो और वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो तो बच्चा वो किधर से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा तुम्हारा ओरिजिन से। द फिगर शोन बिलो शोज दैट एज एन आउटपुट इज जीरो, अगर आउटपुट जीरो है तो कॉस्ट भी तो जीरो ही रहेगा। गुड इवनिंग इंद्रजीत कुमार गुप्ता, बहुत लेट आए। नेक्स्ट देखना, बहुत अच्छा एक पॉइंट आने वाला है। देयर आर सम कॉस्ट विच आर नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन रिलेशन टू चेंज इन साइज ऑफ आउटपुट। क्या बोल रहे हैं बच्चा? वो ये बोल रहे हैं कि कुछ एक ऐसी कॉस्ट रहती है जो ना ही फिक्स्ड रहती है ना ही वेरिएबल रहती है, कुछ लेवल तक फिक्स रहती है फिर उसके बाद वेरिएबल हो जाती है। ऐसा कहीं कुछ देखा है क्या हमने? अगर तुम लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि फिक्स्ड मीटर चार्जेस लगते ही लगते हैं तुमको। अगर तुमने अपना टेलीफोन बिल देखा होगा पोस्टपेड का तो उसमें तुमने देखा होगा कि मिनिमम तुम्हें रेंटल तो लगता ही लगता है। लेकिन अगर तुमने यूजेज ज्यादा कर दिया, अगर तुमने इंटरनेट प्लान का ज्यादा यूजेज कर दिया तो उस केस में तुम्हें और चार्ज लगने लगता है। तो ये एक ऐसी विचित्र टाइप की कॉस्ट है जो सर्टन लेवल तक फिक्स्ड रहती है और उसके बाद बढ़ाना चालू कर देती है। तो ये ना ही फिक्स्ड है ना ही वेरिएबल है, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। बात समझ में आई? कुछ एक ऐसी विचित्र कॉस्ट होती है जो ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है ना ही पूरी तरीके है, इसको बोलते हैं सेमी फिक्स्ड या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो कुछ कॉस्ट ऐसी है जो ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है, इसको बोलते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ये कुमार प्रेस्टीज पॉइंट है जहां सीए की क्लासेस होती है। ये क्लासरूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हर क्लासरूम की कैपेसिटी 40 स्टूडेंट्स है। तो मुझे बताओ, और रेंट भी 10,000 है, 10,000 पर मंथ। मुझे बताओ अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है तो मेरे को कितनी क्लासरूम लगेगी? सर अगर एक स्टूडेंट है तो क्लासरूम कितनी लगने वाली है? एक। रेंट कितना जाएगा? 10,000। अगर 5 स्टूडेंट है तो कितनी क्लास लगेगी? एक ही क्लास लगेगी, रेंट भी 10,000 जाएगा। अगर मान लो 39 स्टूडेंट है तो कितनी क्लास लगेगी? एक ही लगेगी और 10,000 रेंट जाएगा। अगर 40 हो गए तो भी एक लगेगी, रेंट 10,000 जाएगा। 41 होते से मेरे को एक क्लास बढ़ानी पड़ेगी और रेंट चला जाएगा 20,000। अब समझो मेरे पास हो गए 55 स्टूडेंट तो भी दो ही क्लास लगेगी, 20,000। अगर मेरे पास 79 स्टूडेंट हो गए तो भी दो ही क्लासेस लगेगी, 20,000। 80 स्टूडेंट हो गए तो भी दो ही क्लासेस लगेगी, 80,000। 81 स्टूडेंट होते से अगली क्लास लगना चालू हो गई, 30,000। कुछ नेचर समझ में आ रहा है? ये कुछ एक ऐसे टाइप की कॉस्ट है जो फिक्स्ड रहती है कुछ टाइम तक और सडनली शूट अप होती है। इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं। 1 से लेकर 40 स्टूडेंट थे तब तक मेरी कॉस्ट 10,000 थी। जैसे ही 40 की जगह 41 स्टूडेंट हो गया मेरे को ज्यादा पैसे लगने लगे, दो क्लासरूम लगने लगे, 20,000। जैसे ही 80 क्रॉस कर दिया 3 क्लासरूम लगने लगे, 30,000। जैसे ही 120 क्रॉस करके 121 स्टूडेंट चला गया, क्रॉस सडनली बढ़ गई 40,000। तो ऐसी टाइप की कॉस्ट को बोलते हैं, ये देखो ये किसके जैसा दिख रहा है? ये स्टेयर्स जैसा दिख रहा है, सीढ़ियों जैसा दिख रहा है जिससे अपन उतरते चढ़ते हैं नीचे, तो इसको बोलते हैं स्टेप लैडर कॉस्ट।
देख के ही समझ में आ रहा है, ये कुछ लेवल तक फिक्स रहती है आउटपुट के। आउटपुट सर्टन लेवल से बढ़ गए और बढ़ जाती है, सडनली सडन शूट अप होता है। आउटपुट फिर बढ़ गया, ये और सडन शूट अप होता है। आउटपुट एक लेवल फिर कांस्टेंट रहता है एक लेवल तक, और उसके बाद फिर बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं स्टेप लैडर कॉस्ट। तो ये ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है, ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, सेमी फिक्स कॉस्ट है। हाँ, तो क्या हो गया, शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन में क्या फर्क पड़ गया, मुझे एक बात बताओ। मैं तो यहाँ पे तुम्हें टाइप ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ ना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी टाइप की कॉस्ट जो ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है, ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है। अब तक मैंने शॉर्ट रन लॉन्ग रन तो कुछ बोला ही नहीं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का ट्रांजिशन के बारे में मैंने बात कर रहा हूं, मैं एक नई टाइप की कॉस्ट के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। सर, जो अपने अपनी बुक में एग्जाम्पल दिया है वो समझा दो। मैंने अपनी बुक में कौन सा? हर्षिता, ध्यान किधर है? मैंने सबसे पहले वही तो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिसिटी बिल का। उसके बाजू का ग्राफ समझा दो। उसके बाजू का ग्राफ। तुम लोगों को ग्राफ रीड करते आना चाहिए। समझो, तुमने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रखा है, तो मंथली 500 रुपए फिक्स तो जाने ही है। ठीक है। 50 यूनिट के कंजम्पशन तक कोई चार्ज नहीं आएगा। और जैसे ही तुमने 50 यूनिट का कंजम्पशन चार्ज कर दिया, या फिर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अपन कि 500 रुपए तो तुमको फिक्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है, 500 रुपए लेट से तुम्हें फिक्स देने ही पड़ेंगे। और इसके अंदर ये तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन का चार्ज है। अब तुम 1 यूनिट भी कंज्यूम करोगे तो तुम्हें पैसा लगेगा। 0 यूनिट कंज्यूम करोगे तो 0। ठीक है। 1 यूनिट कंज्यूम करोगे तो इतना 5 रुपए लगेंगे। 2 यूनिट कंज्यूम करोगे तो 10 रुपए लगेंगे। 3 यूनिट कंज्यूम करोगे तो इतना लगेगा। तो ये घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कुछ इस तरीके से हिसाब चलता है कि भैया एक खर्चा तो फिक्स्ड देना ही देना है, और एक कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। तो ये जो मेरे को टोटल बिल आता है ना, जो टोटल खर्चा आता है, वो ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल था, ना ही पूरी तरीके से फिक्स था। तो मैं जब अपने अकाउंट्स में यहां पर कैलकुलेशन कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है इसको वेरिएबल बोलूं या फिक्स्ड बोलूं। पर मैंने देखा इसके अंदर तो कुछ फिक्स कंपोनेंट पड़ा है, कुछ वेरिएबल कंपोनेंट पड़ा है। इन शॉर्ट, ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो मैं ये जो कॉस्ट पे करने वाला हूं ना, ये कॉस्ट का ग्राफ है, ये ना ही फिक्स्ड है ना ही वेरिएबल है, ये तो फिक्स्ड और वेरिएबल से मिक्स्ड बन के एक अलग ही कॉस्ट निकल के आई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का तो एग्जांपल दिया था मैंने, इंद्रजीत कुमार, मैंने समझा दिया वापस से। एक ऐसी कॉस्ट जो ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है, ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है। कल करके मैं तुमसे पूछूंगा, अच्छा मेरे को बताओ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ये इसको मैं फिक्स्ड कॉस्ट की तरह कंसीडर करूं या वेरिएबल कॉस्ट की तरह? तो यार तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट फिक्स्ड भी है, कुछ एलिमेंट वेरिएबल भी है, तो इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारे डिस्कशन में नहीं है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हमारे डिस्कशन में नहीं है। अभी तो समझाया इंद्रजीत, अभी तो समझाया मैंने, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी मतलब जो पूरी तरीके से वेरिएबल नहीं है, वो उसमें कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट पड़ा है, कुछ वेरिएबल। वीडियो पीछे करके देख लेना प्लीज। तो एक नई टाइप की कॉस्ट भी हमने समझ ली, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना, आज ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक करो। ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर देखना कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, फिक्स यूनिट, फिक्स मीटर।
हेलो, ठीक है। और एक है स्टेप लैडर कॉस्ट, मैंने बताया, यहां पे लिख लो क्लासरूम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखना शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट बिहेवियर, ये तो हमने देखा है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। इट कैन बी नोटिस दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। सीधी बात है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज चेंजिंग। स्टार मार्क करना इस पॉइंट को। क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट बट द रेट इज चेंजिंग। रेट इज चेंजिंग का मतलब क्या है? पहले ये भाई साहब डिप मारते हैं, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में जोर से बढ़ना चालू कर देता है। पहले मिलती है इकोनॉमीज, इसलिए धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता तो है पर धीरे धीरे, बाद में बढ़ता है लेकिन जोर से। यहां पे तुम्हें बल्क ऑर्डर का डिस्काउंट मिलता है, यहां पे वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाता है, तो रेट ऑफ इंक्रीज इज चेंजिंग। ठीक है, तो मार्क करना इस पॉइंट को कि भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट द रेट ऑफ इंक्रीज वेरीज। पहले धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में जोर से बढ़ता है। इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट but after some time it increases at increasing rate. The behavior of variable cost is determined by law of variable proportion, chapter 5. टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। दिख के आ रहा है यहां पे, ग्राफ देख के समझ में आ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, change in total cost are determined by total variable cost. The curve is horizontal line starting from y-axis. The curve is horizontal. Total fixed cost curve is horizontal line. सीधा दिख रहा है, horizontal line starting from y-axis. Total variable cost is upward sloping. Initially flatter, पहले हल्लू से बढ़ता है, बाद में जोर से बढ़ता है। टोटल कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। तो सारे के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन ये ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। ग्राफ अगर तुम्हारी नजरों में फिट है तो ये एक भी पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं तुमको। अगर तुम मेरे समरी नोट्स देखोगे तो उसके अंदर ये पॉइंट कोई काम के नहीं है, सिर्फ ये ग्राफ को याद रखना है। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक ग्राफ याद रखना है दिमाग में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ रखना है ध्यान में, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे। यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, क्योंकि इसके बाद अब एवरेज कॉस्ट स्टार्ट करनी। मेरे प्यारे सर, आई विल नेवर फॉरगेट यू। कहां जा रहा है तू सुयश? भूलने की बात ही कहां आती है जब अपन रेगुलर टच में है। तो इंटर भी तुझे पढ़ना है मेरे साथ, फाइनल भी पढ़ेगा, तो भूलने की बात कहां आती है? हो सकता है आर्टिकलशिप भी मेरे अंडर कर ले, कौन सी बड़ी बात है। आई हैव माई प्रैक्टिस। काम कम रहता है उसके अंदर, टीचिंग में मेन रहता है मेरा काम, लेकिन है तो सही प्रैक्टिस। तो हो सकता है तू आर्टिकल भी बन जा, कोई भी तुम में से आर्टिकल बन सकता है मेरा। मैं ज्यादा स्टाइपेंड नहीं देता, लेकिन आई टेल यू, आई वॉज इन बिग फोर, मैं केपीएमजी में था। मेरा आर्टिकलशिप के टाइम पे स्टाइपेंड 25,000 था पर मंथ। तो साल का कितना हो गया? 3 लाख रुपए तो सिर्फ स्टाइपेंड मिलता था मुझे। बहुत मजा आता था सिर्फ स्टाइपेंड के लिए, बाकी चीजें तो ठीक है। डेफिनेटली शिवम, स्कोप है, अच्छा है। अभी से पढ़ाना छोटे छोटे बच्चों को चालू कर दो। आजकल सारा जमाना ऑनलाइन टीचिंग का है। ठीक है, तो जरा सोचो, अगर मैं
3 लाख रुपए अर्न करता था, स्टाइपेंड सिर्फ, टैक्स फ्री रहता था, ये भी मजा आ जाता था उसके अंदर, सारे खर्चे पूरे हो जाते थे, लग्जूरियस चीजें रहती थी। तो तुम भी ड्रीम कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। बिग फोर में आर्टिकलशिप छोटी बात नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है वहां पे काम करना। तो कोशिश करना, बिल्कुल मेरे साथ रहो, मेरे साथ टच में रहा करो, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। इंटर में भी मैं तुमको, इंटर में यहाँ पर भी देखो मेरे साथ कैसा होता है। सीए फाउंडेशन में भी मेरा सब्जेक्ट 4 है, सीए इंटर में भी मेरा सब्जेक्ट 8 है। तो सबसे लास्ट तक मैं ही तुम्हारे साथ टच में रहता हूँ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस लेवल तक पहुंचने के लिए। उतना ही हम लोगों को दे देना सर, कर लूंगा आर्टिकलशिप आपके अंडर। हाँ हाँ नालायक, इतना काम नहीं है मेरे पास, बिग फोर के पास काम बहुत रहता है। टैक्स कितना डिडक्ट होता है 3 लाख में से? बेटा ये जो स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड टैक्स फ्री होता था, ठीक है। इसके ऊपर ये जो रहता है ना, ये जो इनकम है टैक्स फ्री इनकम है। स्टाइपेंड इज अ टैक्स फ्री इनकम। हमारा पहले टैक्स कट होता था, टीडीएस कट होता है, लेकिन हमने वो स्टॉप करवा दिया ये बोल के कि इट इज अ टैक्स फ्री इनकम। चलो जी बढ़िया। अब हम शॉर्ट रन एवरेज की बात करते हैं भैया, एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। मुझे बताओ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है भैया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, ध्यान देना यहां पे जो सारी चीजें लिख रखी है, अब ना अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ इमेजिन करना है तुम्हें। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ नीचे गिर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ पहले नीचे गिरता है बाद में बढ़ता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ पहले गिरता है बाद में बढ़ता है, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ पहले गिरता है बाद में बढ़ता है। सबसे पहले गिर के कौन बढ़ता है? मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड कौन गिर के बढ़ता है? वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा कौन गिर के बढ़ता है? टोटल कॉस्ट। ये माइंड में फिट रखो, सारे के सारे पॉइंटर्स तुम्हें समझ में आएंगे। तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये सिर्फ 4 से 5 ग्राफ तुमको याद रखना है और पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे माइंड में रहेगा। अभी के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग समझते सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है क्योंकि उनको ग्राफ रीड करना नहीं आता। अगर आज तुमने ग्राफ समझ लिया, इसका मतलब है चैप्टर तुम्हारे होल्ड में। आओ पढ़ते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। भैया ये तो हमको पता है, नई बात बताओ कुछ। द जनरल शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, याद करो उसका शेप कैसा रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट डज नॉट टच एक्स एक्सिस। ये बात करी थी अपन ने, इट कैन नॉट टच द एक्सिस बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। एज एएफसी की जगह टीएफसी करो यहां पे, एज टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। इट इज नॉट यू शेप, हमको पता है भाई वो यू शेप नहीं है। यू का मतलब क्या होता है? गिर के बढ़ना, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट तो गिरता ही जाता है कंटिन्यूअसली। इट इज नॉट ए यू शेप कर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ऐसा। आई होप दिस मच इज क्लियर। कुछ नया नहीं था। अगर तुमको ग्राफ याद है तो कट मार देना एग्जाम टाइम पे, इस पॉइंट को पढ़ना भी नहीं है हमने। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को याद रखो, पहले गिरता है बाद में बढ़ता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर फर्स्ट फॉल, मालूम है पहले फॉल होता है, रीचेस इट्स मिनिमम, गिरता है, मिनिमम पे रीच होता है, फिर बढ़ना चालू होता है, देन इट राइजेस। इट इज अ यू शेप कर्व। कुछ नया नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नया नहीं पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल कॉस्ट को भी याद रखो, पहले गिरेगा बाद में बढ़ेगा। इट इज अगेन अ यू शेप कर्व। एवरेज टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या फिर दूसरा फॉर्मूला एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट फर्स्ट फॉल्स, रीचेस इट्स मिनिमम, देन राइजेस। इट इज अ यू शेप कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चैप्टर 5। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी वही है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका?
टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1th यूनिट, या फिर एक और बताया था डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला देखना, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, और टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1th यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट भी एक यू शेप कर्व होता है। ये देखो, ये तुम्हारे सामने पूरी कहानी है। इंद्रजीत, ये ग्राफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पता है क्या होता है, हम नंबर्स देखते हैं, ध्यान से सुनो इंद्रजीत, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है बताता हूं। हम नंबर्स देखते हैं और उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और आड़े टेढ़े ग्राफ बनते हैं। पर मैं अगर तुमसे कह रहा हूं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर से 5 से 6 ग्राफ्स तुमको याद रखने हैं, तो क्या मुश्किल है इसको याद रखने में? तुम नंबर्स और शेड्यूल भूल जाओ ना हमेशा के लिए, सिर्फ ये ग्राफ को याद रख लो कि ये ग्राफ ऐसा है मतलब ऐसा है। 90% स्टूडेंट को ग्राफ समझ में आ जाता है एक बार समझाने के बाद। वो जो 10% स्टूडेंट है जिन्हें नहीं समझ में आता है ग्राफ, याद कर लेना 5-6 ग्राफ, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा ही है, समझ लो। तुम क्या करते हो, तुम शेड्यूल देखते हो, शेड्यूल देखकर ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, वो तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसको याद रख लो और इसके बेसिस पे सारी चीजें सॉल्व करो। थैंक यू सर, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बट यू टीच वेरी इजी। थैंक यू अर्जुन, it's very important topic. You will realize everyone calls chapter number 7 most difficult chapter types of market, पर मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना वो बोलते सर ये चैप्टर हम खोलते तक नहीं एग्जाम टाइम में। डेफिनेटली उसके अंदर पूरे मार्क्स स्कोर करते ही होंगे वो, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया। तो यहां पे मैं तुम्हारा बेस बिल्ड कर रहा हूं, तुम ये ग्राफ को याद रखना, ये ग्राफ तुमको चैप्टर नंबर 7 में भी आएगा। आओ पढ़ते हैं, कुछ नया पॉइंट नहीं पढ़ा अपन ने पिछले 2 पेज में। बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म, एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट बट नेवर बिकम जीरो, पता है हमको। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली डिक्लाइंस बट लेटर इंक्रीजेस, ये भी पता है। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, डिक्रीजेस बिकम्स कांस्टेंट एंड इंक्रीजेस, पता है। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये भी पता है। द पॉइंट एट विच एटीसी इज मिनिमम, ये नहीं पता था सर, ये नहीं पता था सर। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये जो एटीसी है ना, इसके मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इसको कट करता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ये चीज एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ये आपने कैसे प्रूव किया? अगेन ये शेड्यूल की हेल्प से प्रूव किया। ध्यान देना, ये पूरे केस में एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम किधर है? 8 पे, और उसी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट भी 8 है। तो मार्जिनल कॉस्ट इसको कब कट कर रहा है? मिनिमम पॉइंट पे। इसके बाद तो इसने बढ़ना चालू कर दिया। यस इट इज फॉर नवंबर 20 बैच। सर मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कंप्लीट यू शेप कर्व थोड़ी होता है। कंप्लीट यू का मतलब क्या होता है? ये भी यू है, नाइकी टाइप है, ये भी यू है। कंप्लीट यू क्या होता है? ऐसा, ऐसा तो वैसे भी कोई नहीं है, हर कोई ऐसा है। तो यू का मतलब क्या है? खैर, यहां पर तुम बोलोगे सर आपने कैसे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम? मैंने कुछ नहीं कहा। हेलो, हेलो, हेलो। बच्चों ये भी वॉइस ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी।
आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, या फिर मैं सफिशिएंट टाइम चार्ज नहीं कर रहा हूँ शायद सेल, इसलिए इशू हो रहा होगा। पर कल से नहीं होगी ये प्रॉब्लम, सेल्स चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये अटकेगा बीच में वापस से, तो एक बार अपने को वापस से टॉलरेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपन देख लेंगे। हाँ जी, तो ये मैंने नहीं किया है कुछ भाई, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, लेकिन मेरे सामने एक ऐसे नंबर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज टोटल कॉस्ट एट इट्स मिनिमम। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप सिर्फ शेड्यूल के भरोसे हमको पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जब हम रेवेन्यू पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि ये इसके मिनिमम पॉइंट पे क्यों कट कर रहा है। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि शेड्यूल से आए हैं, क्योंकि तुम्हें रेवेन्यू की पिक्चर क्लियर नहीं है। जैसे ही रेवेन्यू की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये इसके मिनिमम पे ही क्यों टच करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ तुम्हें बताऊंगा, पर हाल फिलहाल तुम समझ लो कि हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। अर्जुन मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट के मिनिमम लेवल पे, जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे रहता है, हमको मालूम है एवरेज कॉस्ट पहले गिरता है फिर मिनिमम पे रीच होता है और बढ़ जाता है, और ये जो मिनिमम पॉइंट रहता है ना, इसी लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसको कट करता है। अब ये तो मैंने तुम्हें बोला याद रखने वाली बात है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 7 में। जब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर का रेवेन्यू वाला भी पोर्शन हो जाएगा, तब हम उसको कवर करेंगे, अभी नहीं कवर कर सकते। मोहित नागपाल, लव फ्रॉम चाइना, तू चाइना में क्या कर रहा है? और अगर तू चाइना में तो क्या हाल चाल है वहां के? इंद्रजीत, ये कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ था। ये वाला ग्राफ था, शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन एवरेज का। मैंने ये दोनों कट कर दिए। ठीक है, तो लव फ्रॉम चाइना दे रहा है हमको मोहित, और चाइना क्या क्या कर रहा है? बॉर्डर एक्सपांशन, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डंप कर रहा है। बोलो तुम्हारे शी जिनपिंग को ना करे हमारे देश के साथ। पिछले 10,000 साल में इंडिया ने आगे होकर किसी के साथ वॉर डिक्लेयर नहीं किया, क्या कर रहे हैं? मोहित बोलना, मेरा मैसेज देना शी जिनपिंग को, तुम्हारे चाइना के प्रेसिडेंट को। चलो नेक्स्ट देखना, द पॉइंट एट विच एटीसी इज मिनिमम इज इक्वल्स टू एमसी। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी 2 मिनट पहले बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज एएफसी इंटू क्यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब तुम मुझे बताओगे कमेंट में बाद में, एएफसी इंटू क्वांटिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये रहा एवरेज फिक्स कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे ना, तो हमेशा तुम्हारा आंसर 10 ही आने वाला है, कांस्टेंट ही रहेगा। 10 इंटू 1 10, 5 इंटू 2 10, 3.33 इंटू 3 10, 2.5 इंटू 4 10, 2 इंटू 5 10। सो यहाँ पे कहने के लिए बहुत पॉइंट बनाते हैं, ये हर पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एवरेज फिक्स कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, जब भी करोगे तुम्हें कांस्टेंट आंसर आने वाला है, याद रखना। चलो कुछ नया नहीं पढ़ा हमने। रिलेशनशिप, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर पेज नंबर 6.7 और 6.8 पे जो रिलेशनशिप दे रखे हैं सारे पढ़ो, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सेम रिपीटेशन है, मैंने मेरी नई बुक जो नई ड्राफ्ट करी है उसमें से तो ये हटा ही दिया है पार्ट। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब कांस्टेंट होता है? नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ फिगर, इज अ शेप। ये लाइन है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जितना मुझे पता है बच्चों। मतलब मैंने इकोनॉमिक्स में इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है और यूज किया है, शायद और कुछ मीनिंग होगा, गूगल करके देखना। और मैथ्स का रहा तो प्लीज करण सर को डिस्टर्ब करना, वो बताएंगे तुम्हें।
पेज 6.7 और 6.8 पढ़ो। मैं तुम्हें 5 मिनट का, एग्जैक्ट 5 मिनट का टाइम। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो वॉइस कैसे आएगी मेरी? मैंने पढ़ने के लिए बोला है, 5 मिनट दिए हैं। तुम लोगों के पास बुक नहीं है क्या? और मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही बेटा? बुक तो होनी चाहिए थी तुम लोगों के पास। नोट्स कंप्लीट है नहीं का मतलब? हेलो। हाँ, एक आधी लाइन मिस हो गई पॉइंट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, वो मैं अमेंड कर दूंगा। तुम पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ लो। पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ लो। स्टीपली मतलब ऐसा। समझ? किसने मुझसे पूछा स्टीपली का मतलब? शिवम। शिवम, ये होता है फ्लैट और ये होता है स्टीप। समझ? यहां पर ना कांच के टुकड़े हैं, ठीक है? जहरीला सांप है, मगरमच्छ है, ठीक है? उसके बाद कांटे हैं। मैं तेरे को यहां से छोड़ता हूं नीचे, और यहां पर भी सेम चीज है, कांच, सांप, जहरीला मगरमच्छ, और इधर से छोड़ा। बता किधर से जल्दी मरेगा तू? शिवम, दोनों में से किस में से जल्दी मरेगा? सुनीता, एक ही बात है वो। सर व्हेन एसी डिक्रीजेस एमसी इज ग्रेटर हाउ? प्रेम जैन, ग्राफ देखो जरा। ग्राफ देखो, वो क्या बोल रहे हैं? व्हेन एसी डिक्रीजेस एमसी इज ग्रेटर। भाई एसी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एमसी इज ग्रेटर किधर लिखा है? एमसी इज ग्रेटर ऐसा वर्ड लिखा है? पॉइंट नंबर बताना।
व्हेन एसी इज डिक्रीजिंग एमसी में बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ऐसा लिखा हुआ है। कहाँ गए पॉइंट? when mc is decreasing, ये पॉइंट बोल रहे हो? कौन सा पॉइंट बोल रहे हो तुम स्टीपली वाले में? तो स्टीप कर्व ऐसा होता है और फ्लैटर कर्व ऐसा होता है, ये याद रखना। स्टीपर और फ्लैटर। तो स्टीपर मतलब जोर से बढ़ना, फ्लैटर मतलब धीरे धीरे बढ़ना। मुझे बीच में प्रेम जैन का डाउट था, सर व्हेन एसी साइन उल्टा कर लो। व्हेन एसी डिक्रीजेस एमसी इज लेस देन एसी, when AC decreases MC is less than AC। करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट पेज पे आ जाना, फटाफट पढ़ो बच्चों। इट इज स्टेटेड दैट इनिशियली ATC एंड MC बोथ डिक्लाइन। हाँ पता है ATC और MC दोनों गिरते हैं। इन दिस सिचुएशन ATC इज ग्रेटर देन MC। यस, when ATC is minimum ATC is equals to MC। when ATC and MC both are increasing, अब देखो ये लेवल पे दोनों बढ़ना चालू कर रहे हैं, लेकिन ये जोर से बढ़ता है। when AC is increasing MC must be increasing। क्या हो रहा है सर वीडियो में? वीडियो में क्या हो रहा है? तुमने स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला तो स्क्रीन शेयर करी मैंने। MC कर्व राइजेस स्टीपली देन AC। नहीं समझा? ये देखो AC कर्व धीरे से गिरता है, धीरे से बढ़ता है। MC कर्व जोर से गिरता है और जोर से बढ़ता है। मैंने वही बताया था। यहाँ पर हमने किसको, एक बंदे को लिटाया था, शिवम को लिटाया था। तो ये था स्टीपर कर्व और ये है, सॉरी ये है स्टीपर कर्व और ये है फ्लैटर कर्व। तो MC कर्व स्टीपली बढ़ता है, एकदम झटके से बढ़ता है। ये होता है फ्लैट, ये होता है स्टीप। कभी तुमने ये क्या बोलते हैं, स्लाइड पे बैठे हो, फिसल पट्टी जिसको बोलते हैं, एक ये स्लाइड है और एक ऐसी स्लाइड है आराम से, तो ये स्टीपर है जो जोर से बढ़ता है और ये फ्लैटर है। आई होप दिस इज क्लियर। पेज नंबर 6.8 पे जितना पार्ट है वो तुम कर लेना, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब आ जाओ बच्चों लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम है जहां पे तुम फिक्स्ड कॉस्ट को भी वेरिएबल कॉस्ट बना देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहती, तुम फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, तुम जब चाहे फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो तुम्हारे कॉस्ट थी उसको बढ़ा देते हो, जब चाहे उसको कम कर देते हो।
तो जो तुम्हारे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, जो तुमसे फिक्स्ड अमाउंट लेते थे, तुम उसको भी बढ़ाते हो, तुम उसको भी कम करते हो। इसका मतलब ये है कि तुम फिक्स्ड कॉस्ट जो है ऑलरेडी फिक्स्ड, उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द लॉन्ग रन। बात समझ में आई? तो लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम रहता है जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट को तुम कन्वर्ट कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट में। इन शॉर्ट, इन लॉन्ग रन, इन शॉर्ट मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम रहता है जहां पे तुम फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट में, तुम उसको उस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। अब एक इक्वेशन बताना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये चीज क्लियर है? फटाफट कमेंट करके बोला हाँ या ना, ये चीज समझ में आ रही है तुमको? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये क्लियर है? ये चीज क्लियर है क्या कि टोटल कॉस्ट कैसे बनता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से। यस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग रन की और सेम इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो भैया लॉन्ग रन में तो टोटल फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। इन शॉर्ट, लॉन्ग रन के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है। बात समझ में आई तुमको? बात समझ में आई क्या? ठीक है। अभी जरा हमारा एक ग्राफ देखना शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन में कुछ ग्राफ हमने इस तरीके से बनाए थे, है ना? अब इसमें से मार्जिनल कॉस्ट को निकाल लेता हूं। मुझे एक बात बताना, इन्होंने क्या कहा कि अगर ये शॉर्ट रन है तो ये वाले कर्व्स है, लेकिन अगर लॉन्ग रन है तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। अगर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो जो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व था वही टोटल कॉस्ट का कर्व है। इन शॉर्ट एक ही कर्व बनता है। खत्म, लॉन्ग रन की कहानी खत्म। लॉन्ग रन के अंदर एक ही कॉस्ट कर्व बनता है। इसको क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट की जगह लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। एंड दिस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, या एलएसी भी बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यहां तक क्लियर हुआ क्या? अरे सीधी सी बात है, फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, यानी जितना वेरिएबल है उतना ही टोटल है। यानी दोनों ग्राफ ने कोइंसाइड कर लिया एक दूसरे से, दोनों ग्राफ एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए, एक सिंगल ग्राफ है। इसको
हेलो, हेलो। घर की घड़ी में से सेल निकाल के लाया अभी मैंने बोला वो यूज कर लेते हैं। प्रेम जैन अभी तो बताया, मुझे बताना कि तुम्हारा टोटल खर्चा दो चीजों पे होता है, बुक्स पे प्लस मील पे। ठीक है, तुम्हारा टोटल खर्चा बुक्स पे होता है और मील्स पे होता है। बुक्स का खर्चा लेट से फिक्स्ड है, मील का खर्चा लेट से वेरिएबल है। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम रहता है जहां पर फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है, तो कहने से जितना मील का खर्चा है उतना ही टोटल खर्चा है। तो कहने से वेरिएबल कॉस्ट जितनी है उतनी ही टोटल कॉस्ट है। मैंने एक्सप्लेन किया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर लॉन्ग रन में मैंने तुम्हें समझाया कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो होता ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट जैसा कंसेप्ट ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो कहना है इसे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो ग्राफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बनेगा वही ग्राफ टोटल कॉस्ट का रहेगा। तो इन शॉर्ट, जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाता था शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ये सारे तामझाम है ही नहीं। लॉन्ग रन में एक ही ग्राफ बनेगा, यही तुम्हारा एवरेज टोटल कॉस्ट रहेगा, यही तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। अब यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई तो मुझे बताओ। अरे हाँ या ना, कुछ बोलते ही नहीं। बढ़िया। अब 5 मिनट ना तुम कोई डाउट मुझसे मत पूछना, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सिर्फ सुनना। कोई डाउट नहीं, माइंड क्लियर रखो, एम्प्टी रखो, कोई डाउट नहीं पूछना। मैं तुमसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है? मैंने क्या बोला, लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ एक है, वो ये रहा। इसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एलएसी कर्व बोलते हैं इसको। ठीक है? लॉन्ग रन, अब ध्यान देना, लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम रहता है जब तुम अपना आउटपुट बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तुम चाहे तो कम आउटपुट भी बना सकते हो, चाहे तो थोड़ा ज्यादा आउटपुट, और ज्यादा आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट भी बना सकते हो। एक बार तुम मैक्सिमम आउटपुट बनाने लगे और अगले साल तुम्हें लगा कि कम आउटपुट बनाना है, तो भी तुम कर सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हो? क्योंकि तुम लॉन्ग रन में हो। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जब चाहे तुम आउटपुट बढ़ा सकते हो, जब चाहे तुम आउटपुट कम कर सकते हो। ठीक है? अब थोड़ा एक अजीब सा एग्जांपल, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को पता है मैं क्या बोलता हूं? अज्यूम करो ये एक पंडित जी हैं और तुम्हारी शादी होने वाली है। तो वो क्या करते हैं, तुम्हारे लिए ना बहुत सारे, जब शादी होती है ना, अरेंज मैरिज होती है, तो क्या होता है, पंडित तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फोटोज लेकर आता है कि ये देखो ये लड़की ऐसी है, ये इनकी लड़की है, इसने सीए कर रखा है, ये डांसर है, ये यूट्यूबर है, ये टिकटॉक करती है, ये सारी चीजें वो तुम्हारे सामने पोर्टफोलियो लेकर आता है। ठीक है? कोई लड़की अच्छी लगती है तुमको, कोई संस्कारी सुशील है, किसी को कुकिंग आती है, किसी को ये आता है, तो तुम्हारे सामने पोर्टफोलियो लेकर आता है। अगर बिजनेस के एंगल से बात करूं ना, तो ये बात कर रहा है कि तुम चाहे तो कम प्रोडक्शन भी कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हो, मीडियम प्रोडक्शन भी कर सकते हो। पर अभी हम पंडित जी की बात करते हैं, तो पंडित जी अपने झोले में क्या लेकर आते हैं? सुशील लड़की, एक और लड़की जिसको कुकिंग आती है, एक लड़की जो डांसर है, एक लड़की जो टिकटॉक बनाती है, एक लड़की जो बिजनेस करती है,
एक लड़की जो कुछ नहीं करती है। पंडित जी ने क्या किया, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस लाके रख दिए, तुम जो चाहे आउटपुट चूज कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पंडित जी का ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व था, बेसिकली ये क्या है, ये जो पंडित जी का ये कर्व मैंने बोला ना, ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना कैसे, ये बना बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कर्व से। अभी हम पिछले यूनिट के अंदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ के आए। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व देखो, याद करो वापस से, हम ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना के आए। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कर्व से, इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कर्व से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करता क्या है, ये तुम्हारे को प्लानिंग के ऑप्शन देता है। ये ऑप्शन दे रहा है भैया, लेकिन चूज तो एक ही करना है। बताओ कितनी लड़कियों से शादी करोगे, एक ही लड़की से शादी कर सकते हो। तो ऑप्शन तुम्हारे सामने बहुत है, चाहे तो ये चाहे तो ये, संस्कारी लो सुशील लो, घर पे खाना बनाने वाली देखो या जॉब करने वाली देखो, जो चाहे तुम चूज कर सकते हो। पर एक और चीज है, कोई भी चूज कर सकते हो लेकिन एक। तो ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये बहुत सारे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से बनता है। ये तुम्हें क्या बताता है, ये तुम्हें इंडिपेंडेंस देता है कि तुम चाहे तो कम प्रोडक्शन भी कर सकते हो, चाहे तो ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग कर्व। और जो कर्व तुम चूज करते हो, लेट से तुमने ये वाला कर्व चूज किया, तो इसको बोलते हैं प्लांट कर्व। ठीक है, और कुछ चीजें अब देखना। ये जो पंडित जी का कर्व है, ये कैसे बना, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बना, ये बना इनफाइनाइट छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इनफाइनाइट थे, इनको टेंजेंशियली कट करके बना, ऐसे बना। अब जरा इसकी खासियत देखना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बड़ा कर्व दिख रहा है, इट कट्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स फॉलिंग पोर्शन। पहले देखो, ये इसके मिनिमम पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, इसके फॉलिंग पोर्शन को टेंजेंशियली कट कर रहा है। यहां पर भी टेंजेंशियली कट कर रहा है, यहां पर भी टेंजेंशियली कट कर रहा है, यहां भी टेंजेंशियली, मिनिमम पॉइंट पे नहीं कट कर रहा। सिर्फ यहां पर एक कर्व होता है जिसके मिनिमम पॉइंट पे कट होता है। यहां देखो राइजिंग पोर्शन पे कट कर रहा है, यहां राइजिंग पोर्शन पे कट कर रहा है, यहां राइजिंग पोर्शन, यहां राइजिंग, यहां राइजिंग, यहां राइजिंग। इसका मतलब है ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब फॉल करता है, जब गिरता है, देखो ये कर्व भी गिर के बढ़ रहा है, हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी गिर के बढ़ रहा था, उसी तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी बढ़ रहा है। सर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना कैसे, अनगिनत छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की मदद से बना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमें यह भी एक क्वेश्चन आता है कि ये इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है या कोई और पॉइंट पे कट करता है। तो ध्यान देना, व्हेन योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉलिंग, it cuts short run average cost curve at its falling portion. When your long run average cost curve is rising, it cuts short run average cost curve at its rising portion. तो ऐसे अनगिनत छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जब टेंजेंशियली कट करके एक कर्व जाता है, उस कर्व को हम प्लानिंग कर्व या फिर एनवेलप कर्व या फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं। सवाल यह आता है, क्या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे टच करता है? जवाब है नहीं। ये यहां इसके फॉलिंग पोर्शन पे टच कर रहा है, यहां इसके राइजिंग पोर्शन पे टच कर रहा है। सिर्फ एक ऐसा कर्व आता है जिसके मिनिमम पॉइंट पे टच करता है। सर ये कर्व बता क्या रहा है? अरे ये तुम्हें ऑप्शंस दे रहा है, तुम लॉन्ग रन में हो, तुम चाहे तो ज्यादा आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे तो कम आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तुमने सोचा 5000 यूनिट बनाना है, ये वाला प्लांट सिलेक्ट कर लिया तुमने सोचा मेरे को 50,000 यूनिट बनाना है, ये वाला प्लांट सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या दे रहा है? ये तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, ये तुम्हें प्लानिंग की चॉइस दे रहा है। ये तुम्हें बोल रहा है प्लान करो कि कौन सा प्लांट चूज करना है, प्लान करो इतने सारी लड़कियों में से कौन सी लड़की चूज करनी है। समझ में आया? इतना समझ में आया तो मुझे बताओ कि ये कर्व बना कैसे। सबसे पहले तो ये कर्व बना कैसे, पहला क्वेश्चन। ये कर्व बनता है इनफाइनाइट शॉर्ट रन से। ठीक है, शॉर्ट रन कर्व को बोलते हैं प्लांट कर्व, आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग रन कर्व को बोलते हैं प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व और एलएसी कर्व। सर ये बना कैसे? सब छोटे छोटे कर्व को टेंजेंशियली कट करके एक लाइन चली गई, सब छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को
टेंजेंशियली एनवेलप करके एक लाइन चली गई और बन गया हमारा लॉन्ग रन कर्व। सर लॉन्ग रन कर्व बताता क्या है? वो तुम्हें ऑप्शंस बताता है तुम्हारा, वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताता है कि तुम कम से लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। ये तुम्हें ऑप्शन देता है, कौन सा प्लांट सिलेक्ट करना है ये तुम डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करेंगे? अरे मार्केट की डिमांड देख, कोरोना का टाइम चल रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, यहां पे काम कर। कोरोना के बाद मार्केट में सडनली डिमांड बढ़ गई, यहां पे काम कर। पर ये इतनी सारी चॉइसेस कब मिलती है, इतनी सारी लड़कियां तुम्हें देखने को कब मिलती है? जब तुम्हारी उम्र हो जाती है, जब तुम 25-26 साल के हो जाते हो। इसका मतलब क्या है? जब तुम लॉन्ग रन में ऑपरेट करते हो। बात क्लियर है क्या यहां तक? इसके बाद सिर्फ हमें रीड करना है, ठीक है। हमारे पास लिटरेचर में इतनी ही चीजें दी है, हमारे को ये कर्व का रेलेवेंस क्या है, ये हमें ऑप्शंस देता है कि भैया हम आउटपुट बढ़ा भी सकते हैं, हम आउटपुट कम भी कर सकते हैं। पर क्या ये हमको प्लांट चूज करने में मदद करता है? हाँ भाई हाँ, ये हमको प्लांट चूज करने में मदद करता है। क्या ये हमें हर प्लांट के मिनिमम पे ले जाता है? नहीं। ये देखो, ये इसके मिनिमम पॉइंट पे नहीं कट कर रहा, उसके फॉलिंग पोर्शन पे कट कर रहा है। तो हमें प्लांट चूज करने की मदद करता है ये। सर LAC इज मिनिमम, SAC सर LAC इज मिनिमम, SAC कट एट मिनिमम। क्या बोलते हो तुम? फ्लैटर कर्व हो या स्टीपर कर्व हो, उससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। क्वेश्चन ये नहीं आएगा फ्लैटर या स्टीपर है, क्योंकि फ्लैटर कर्व भी बना सकता हूं मैं, स्टीपर कर्व भी बना सकता हूं। बात यहां पर इतनी है कि ये कर्व है, ठीक है। फ्लैटर और स्टीपर का मतलब क्या होता है? मेरे को एक जवाब चाहिए। दीपक कुमार, ये लाइन बड़ी है या छोटी है? सर इसके लिए तो आप बताओ कि कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं ये वाली लाइन से कंपेयर कर रहा हूं तो छोटी है, और ये वाली लाइन से कंपेयर कर रहा हूं तो बड़ी है। उसी तरीके से ये कर्व फ्लैटर या स्टीपर कैसे पता चलेगा? इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा कर्व है ही नहीं, तो फ्लैटर या स्टीपर से क्या मतलब? अच्छा मुझे बताओ, ये स्टीपर है या फ्लैटर है? तुम बोलोगे सर पता नहीं, इसके कंपैरिजन में तो फ्लैटर है, इसके कंपैरिजन में स्टीपर है। तो जब दूसरा कोई कर्व है ही नहीं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलो फटाफट सिर्फ रीडिंग पार्ट रह गया हमारा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, हम पढ़ लेते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिपिक्ट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। यहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल जैसी कोई चीज नहीं होती, सब वेरिएबल है। All factor of production are variable in long run, and hence every cost is variable cost. Distinction between fixed and variable does not arise. बात क्लियर हुई? लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम है जहां पे कोई फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है तुम्हारी। नेक्स्ट, LAC is equals to least cost. In long run, the cost of production is least for any given level of output, as all individual factors are variable, so firm can move from one plant to another plant, acquire bigger plant if they want, and acquire smaller plant if they want to reduce. इतना ही याद रखो कि फर्म एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जंप कर सकती है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जंप करने का मतलब है कंपनी जब चाहे अपना आउटपुट बढ़ा सकती है, जब चाहे अपना आउटपुट कम कर सकती है। और अगर कंपनी ये करने में सक्षम है, इसका मतलब ये लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर ये लॉन्ग रन में, मतलब यहां कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। Hence, AC cannot be, the shift will ensure the least cost for level of output in long run. ये पॉइंट छोड़ दो, ये पॉइंट का कोई रेलेवेंस नहीं है। Hence, AC cannot be higher in long run than in short run because LAC is the least cost combination. क्या बोल रहे भाई ये? तुम कोई भी, ध्यान से इस ग्राफ को देखना, तुम कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो शॉर्ट रन पे, लॉन्ग रन वाला पॉइंट उससे कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारे कर्व को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ एक कर्व को रखता हूं, इसको, इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो, LAC उससे हमेशा कम ही रहेगा। तो उन्होंने वही बोला है, LAC हमेशा कम रहता है शॉर्ट रन से। हेंस एवरेज कॉस्ट कैन नॉट बी हायर
एवरेज कॉस्ट कैन नॉट बी हायर इन लॉन्ग रन देन इन शॉर्ट रन। इसका मतलब है शॉर्ट रन में कॉस्ट कभी भी ज्यादा होती है, लॉन्ग रन में कम होती है। नेक्स्ट देखना प्लानिंग कर्व। LAC curve is also called as planning curve. Star mark करना, LAC curve is called as planning curve. It is also called as envelope curve. It is also called as LAC curve. प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लान करके देता है कौन सा प्लांट चूज करना है। देखो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। लॉन्ग रन मदद करता है कौन सा शॉर्ट रन कर्व चूज करना। प्लानिंग कर्व तुम्हारी मदद करता है कौन सा प्लांट कर्व चूज करना है। ठीक है, तो योर प्लानिंग कर्व हेल्प्स टू चूज प्लांट कर्व। लॉन्ग रन वाले पंडित जी हेल्प करते लड़की चूज करने में, यानी प्लानिंग कर्व हेल्प्स टू चूज प्लांट कर्व। LAC curve is called as planning curve since the firm plan to produce any output in long run by choosing a plant on the LAC curve corresponding to given output. Thus, LAC curve help the firm in the choice of the size of the plant for producing a specific output at least possible cost. नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था। नोट, SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड एज प्लांट कर्व एंड LAC इज कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व। तो ये पूरा पॉइंट अगर तुमने कट करके सिर्फ रेड वाला पार्ट भी याद रखा ना तो समरी उसके वही है। नेक्स्ट, डिराइव फ्रॉम SAC। अभी मैंने बोला था LAC कैसे बनता है। LAC बनता है इनफाइनाइट छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। So can I say LAC is derived from SAC? LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये बड़ा वाला कर्व कैसे बना था? ये छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व थे, उनको टेंजेंशियली कट करके बना। So can I say LAC curve is derived from SAC curve? वही बोला है। LAC curve is derived as an envelope tangent of all SAC curve. Further, the LAC curve is U-shaped curve due to the operation of law of return to scale. Law of return to scale chapter number 5 में। The determination of LAC curve from various SAC curve is explained below. छोड़ो, क्या याद रखना है? It is called as envelope curve, it is called as planning curve, it is derived from SAC. ये SAC की हेल्प से बनता है। सिलेक्टिंग द सुटेबल SEC एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यही हमने बोला था। पंडित जी क्या करते हैं? लड़की चूज करने में मदद करते हैं। प्लानिंग कर्व क्या करता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व चूज करने में। तो यही बोला है सिलेक्टिंग सुटेबल SAC कर्व। तुम्हें आउटपुट ज्यादा रखना है, कहां गया? तुम्हें आउटपुट ज्यादा रखना है, ये वाला चूज करो। तुम्हें आउटपुट कम रखना है, ये वाला चूज करो। तो ये मदद कौन कर रहा है? तो LAC कर्व तुम्हारी मदद कर रहा है SAC चूज करने में, बस यही बोला है उसके अंदर। इन लॉन्ग रन फॉर एनी आउटपुट लेवल द फर्म विल डिटरमाइन एंड डिसाइड द साइज ऑफ प्लांट इट शुड ऑपरेट। इसका मतलब क्या है? LAC इज हेल्पिंग टू चूज SAC। अब नेक्स्ट पॉइंट भी तुमको समझ में आना चाहिए। द फर्म शुड सिलेक्ट SAC एंड नॉट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ SAC। भैया यहां पे तुम्हें SAC चूज करने को मिलेगा। लेट से तुमने ये वाला SAC चूज किया, उसका मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट करने को नहीं मिलेगा, वो तुम्हें कर्व चूज करके देगा। उसके मिनिमम पॉइंट के बारे में तुमको ही डेवलप करना है। क्या किसी को कुछ समझ में भी आ रहा है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहे, पिछले 4 मिनट से कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा। ये जो LAC कर्व है ना, ये तुम्हें SAC चूज करने में मदद करेगा। लेट से तुमने ये वाला SAC कर्व चूज किया, ठीक है, वो तुम्हें SAC कर्व चूज करने में मदद करेगा, उसका मिनिमम पॉइंट चूज करने में मदद नहीं करेगा। ये भी चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी। क्यों? ये हमको उसका मिनिमम पॉइंट क्यों चूज करने नहीं देगा? देखो जरा ध्यान देना। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ना इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो ऑप्शन की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट के कारण तुम मिनिमम लेवल अचीव नहीं कर पाते। तुम बेस्ट अचीव कर लेते हो बट मिनिमम अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तुम बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे लेकिन मिनिमम कॉस्ट नहीं अचीव कर पाओगे। उसकी बात तुमको समझनी पड़ेगी दोस्तों। यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? LAC कर्व तुम्हें SAC चूज करने में मदद करेगा, लेकिन भैया वो तुमको इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है तो इस ऑप्शन की कुछ ना कुछ कॉस्ट है, और यही कॉस्ट के चलते हुए तुम मिनिमम पॉइंट कभी अचीव नहीं कर पाओगे।
ठीक है, मिनिमम पॉइंट कभी अचीव नहीं कर पाओगे, तुम थोड़ा स्लाइटली हायर पॉइंट चूज कर पाओगे। सर ये लाख सम टोटल कैसे है, एसएससी का वैसे भी हमको तो एक ही चूज करना है। सर ये एलएसी सम टोटल नहीं है, सम टोटल नहीं बोला मैंने कि एसएससी के सम टोटल से, मैंने बोला बहुत सारे एसएससी की हेल्प से एलएसी बनेगा। इनका टोटल किधर मारा मैंने? चल, जितने लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सिंपल वर्ड में बोलता हूं, एलएसी छोटे छोटे एसएससी से बनता है। ये पंडित जी बहुत सारे लड़कियों के पोर्टफोलियो से इनके पास अपना पोर्टफोलियो रेडी हुआ, तो ये एलएसी क्या करता है? पहला क्वेश्चन, एलएसी बनता कैसे? बहुत सारे एसएससी से, इनके टोटल से नहीं बन रहा है, इनकी हेल्प से बन रहा है। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, एलएसी क्या करता है? एलएसी तुमको ऑप्शंस देता है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है कर, कम प्रोड्यूस करना है कर। तो इसने क्या किया? ऑप्शन दिया। ऑप्शन के बाद जब तुमने कोई ऑप्शन चूज कर लिया, तो भैया तुम एसएससी कर्व चूज कर रहे हो, उसका मिनिमम पॉइंट नहीं चूज कर रहे। मिनिमम पॉइंट क्यों नहीं आता सर? मिनिमम पॉइंट इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हें इतने सारे ऑप्शन दिए उसने, तो हर ऑप्शन की कुछ कॉस्ट है, और कॉस्ट के कारण तुम मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे, थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इनफैक्ट कोई भी टीचर कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाता इस पे। मैंने तो एटलीस्ट शादी और पंडित जी का बता दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं बनता इसके ऊपर। इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही समझाया, बहुत सारे एलएसी की हेल्प से बहुत सारे एसएससी की हेल्प से एलएसी बनेगा। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल तुम्हें गूगल पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एलएसी की हेल्प से बनेगा, एसएससी की हेल्प से बनेगा एलएसी। एलएसी को बोलते हैं प्लानिंग कर या फिर एनवेलप कर। तो बहुत सारे एसएससी की हेल्प से बना एलएसी। एलएसी क्या करेगा? तुम्हें ऑप्शन देगा, कोई तो भी एक प्लांट चूज करने का। याद रखना, पंडित जी ऑप्शन देंगे एक लड़की चूज करने का, उसके बाद तुम्हें वो लड़की चूज करनी पड़ेगी, पर उसके मिनिमम पॉइंट पे इसलिए नहीं अचीव कर पाओगे क्योंकि इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उसकी लगेगी कॉस्ट, और कॉस्ट के कारण तुम मिनिमम पॉइंट पे नहीं, मिनिमम से थोड़ा ज्यादा पे पहुंचोगे। अब ध्यान देना, व्हेन एलएसी इज फॉलिंग, एलएसी गिर रहा है, when LAC is falling it cuts SAC tangentially at its falling portion। जब LAC गिरता है वो SAC के भी गिरते हुए पोर्शन पे tangentially कट करता है। when LAC is rising it cuts SAC कर, LAC SAC को कट करता है उसके राइजिंग पोर्शन पे। ये पॉइंट काम के नहीं है। देखो मेरे से किसी ने पूछा था सम टोटल नहीं बोला है यहां पे, डिराइविंग एलएसी कर्व इन केस ऑफ न्यूमरस और इनफाइनाइट, वो उसकी हेल्प से बन रहा है, टोटल से नहीं बन रहा है, ये याद रखो। नेक्स्ट देखना, इफ द फर्म हैज चॉइस बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट द एलएसी कर्व विल बी अ स्मूथ कर्व एनवेलपिंग एसएसी कर्व। कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो एलएसी कर्व है ना, एक एनवेलप कर्व जैसा दिखता है। एनवेलप क्या करता है? चीजों को अपने अंदर रखता है, उसी तरीके से एलएसी अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एसएसी को रखता है। इन द डायग्राम एलएसी कर्व इज ड्रॉन एज अ स्मूथ कर्व सो एज टू टेंजेंट टू ईच एसएसी कर्व। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएसी हर एक एसएसी को टेंजेंशियली कट करके जाता है और बन जाता है एलएसी। If a firm desire to produce any particular level, it will build a corresponding plant and operate। अगर फर्म को ज्यादा प्रोड्यूस करना है वो ये वाला प्लांट चूज करेगी, बड़ा वाला प्रोडक्शन प्लांट। फर्म को कम प्रोड्यूस करना है, छोटा वाला प्लांट चूज करेगी। The higher level of output can be produced at lower cost with the larger plant and vice versa। Lastly ये देखना, ये बहुत सिंपल है, ये हमने पढ़ा है। When LAC curve is declining, LAC कर्व जब गिर रहा है तो वो एसएसी कर्व को कट करता है टेंजेंशियली, बट नॉट एट इट्स मिनिमम पॉइंट, बट एट इट्स फॉलिंग पोर्शन। व्हेन एलएसी इज डिक्लाइनिंग, एलएसी कर्व विल बी टेंजेंशियल टू द फॉलिंग पोर्शन ऑफ एसएसी। व्हेन एलएसी इज फॉलिंग इट कट्स, देखो कट कर रहा है वो एसएसी को एट इट्स फॉलिंग पोर्शन। When LAC is rising,
इट कट्स एसएसी एट इट्स राइजिंग पोर्शन, नॉट एट इट्स मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट पे कट नहीं करता है। ये चैप्टर में इतना ही है। समझने के लिए शॉर्ट रन को बहुत जरूरी था समझना, लॉन्ग रन को समझना इतना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। बस यही हमें एक प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व, एलएसी कर्व को समझना था कि भाई वो बनता क्या है, बनता कैसे है, और वो हेल्प किस चीज में करता है, क्या वो मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, नहीं। ये सारी चीजें, बस इसमें 3-4 पॉइंट थे। अब कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। कॉस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर तुम देखोगे तो कॉस्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा इजी है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं डाउट्स पूछने के लिए, और फिर मैं चैप्टर को फटाफट क्विकली 3 से 4 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट। सर टुमारो क्लास है क्या? कल का मैं नहीं बता सकता, कल संडे है, संडे को मैं रेस्ट करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप पे इंफॉर्म हो जाएगा। हर्षिता तुम्हें और चीजें तब क्लियर होगी जब चैप्टर नंबर 5 कर लोगी, ठीक है? तो जब चैप्टर 5 होगा उसके बाद ये 6 के 4 लेक्चर और देख लेना, तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। रवि जैन ऑल क्लियर बोल रहे हैं, तो ठीक है। पूरे चैप्टर को एक बार देख लो, पूरे चैप्टर में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तो मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। कल तुम लोगों का टेस्ट भी है, ठीक है? तो टेस्ट दे दो, कल तो मैं कुछ नहीं लूंगा। चलो दोस्तों, हमने स्टार्ट करा था चैप्टर थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो इसके अंदर कॉस्ट वाले पार्ट का मैं रिवीजन करवा देता हूं। अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली इनपुट वर्सेस आउटपुट का कंपैरिजन होता था, इनपुट वर्सेस आउटपुट का कंसिडरेशन होता था। लेकिन इस चैप्टर में अब जो आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ा कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितनी है। उसके अंदर हमने देखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, वैसी कॉस्ट जो तुम्हारे पॉकेट से तुम पे करते हो। इसके अपोजिट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ये तुम अपनी पॉकेट से पे नहीं करते। इम्प्लिसिट कॉस्ट को नोशनल कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या आउटले कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। इंप्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट से तुमको मिलता है इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी अराइज होती है जब तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैंने बताया था, इंप्लिसिट कॉस्ट रहती है। इट इज अगेन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देन नेक्स्ट वी स्टडी डायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट रहती है जो तुम प्रोडक्ट, जो तुम आउटपुट से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। वो कॉस्ट को देख के ही बता सकते हो कि ये एक्सक्लूसिवली इस आउटपुट के लिए थी। अगर मैं एक पेन बनाता हूं तो पेन के लिए जो कैप की कॉस्ट लग रही है वो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि वो उस पेन की है। इसको ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर इसके अपोजिट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? उस पेन को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, पावर लगी होगी, इंटरनेट लगी होगी। अब इसकी टोटल कॉस्ट मैं उस पेन पे अलोकेट नहीं कर सकता था, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? इसको इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है, अपोर्शन किया जाता है। फिर हमने देखा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती है एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ा दो या आउटपुट कम कर दो, ये कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। इसके अपोजिट होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कॉस्ट जब आउटपुट बढ़ता है तो वो बढ़ती है, आउटपुट कम हुआ तो वो कॉस्ट कम हो जाती है। एक और कॉस्ट आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है, ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है। कुछ फिक्स्ड पोर्शन है, कुछ वेरिएबल पोर्शन है इसके अंदर। फिर कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब तुम्हें वो कॉस्ट इनकर करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तुम उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। उसको दैट कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल, तुम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। इसके अपोजिट होती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मतलब तुम अपनी इच्छा अनुसार उसको खर्च करते हो।
ये अवॉइडेबल रहते हैं, तुम चाहो तो इसको इनकर करोगे, नहीं चाहो तो इसको इनकर नहीं करोगे। देन वी स्टडीड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एडिशनल कमोडिटी बनाने के लिए जो एडिशनल खर्चा लगता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसका सर फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1th यूनिट, या फिर डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट। ठीक है। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द कॉस्ट। इंक्रीमेंटल सॉरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग पर्टिकुलर प्लांट, particular machinery or any particular asset. Historical cost is related to past, replacement cost is related to future. Then we studied incremental cost. Incremental मतलब additional, additional मतलब marginal. So incremental cost is nothing but marginal cost. Sunk cost. Sunk cost means the cost which is incurred in the past and it is not relevant for decision making. ठीक है, वो कॉस्ट पास्ट में हो गई या वो किसी काम की नहीं है। प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब क्या होता है? चाहे तो इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट का समीशन, या फिर सिर्फ इम्प्लिसिट या फिर सिर्फ एक्सप्लिसिट। फिर हमने देखा सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट कैसे बनता है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी, जिसको हम एक्सटर्नल कॉस्ट भी बोलते हैं, एक्सटर्नल वाले। फिर हमने देखा दोस्तों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन आउटपुट। फिर हमने देखा टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देख लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लिया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हमको मिला टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट क्या रहता है? बेसिकली इन दोनों का समेशन रहता है। ये भी इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीज होता है फिर डिक्रीज इन आउटपुट, बट द रेट इज चेंजिंग। रेट इज चेंजिंग मतलब क्या है? वो ऐसा स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं रहता, थोड़ा सा डिप मारता है और फिर बाद में इंक्रीज होता है। पहले फ्लैटर रहता है फिर स्टीपर रहता है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि पहले इकोनॉमीज रहती है, बाद में डिसइकोनॉमीज में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद हमने देखा एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। इसका ग्राफ कैसा रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट इट कैन नॉट टच द एक्सिस बिकॉज टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। देन नेक्स्ट वी स्टडीड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। इसका ग्राफ कैसा रहता है? पहले डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बाद में इंक्रीज होता है। ग्राफ याद रखना। फिर हमने इन दोनों का समेशन से क्या निकाला? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी सेम, पहले डिक्रीज होता है बाद में इंक्रीज होता है। देन वी स्टडीड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसा रहता है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1th यूनिट, इससे मिलता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा रहता है? नाइकी के शेप जैसा रहता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम, ये चीज याद रखना है तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, फॉल होके स्टेबल होके इंक्रीज कौन करता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। फिर बाद में सेकंड नंबर किसका आता है? वेरिएबल कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और लास्ट किसका रहता है? एवरेज टोटल कॉस्ट का। तो ये सारी चीजें पढ़ ली थी। फिर हमने लास्ट में देखा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम है जहां पर तुम्हारे पास फिक्स्ड कॉस्ट रहती ही नहीं है। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। If total cost is equals to total variable cost, average cost will be equal to average variable cost. तो यहां पे एक ही कर्व बनता है, एक बड़ा सा प्लानिंग कर्व बनता है। ये प्लानिंग कर्व को क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये कैसे बनता है सर? ये बनता है इनफाइनाइट छोटे 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 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जब एक कर्व टेंजेंशियली कट करता है तो वो जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं प्लानिंग कर्व। ये प्लानिंग कर्व क्या करता है? प्लानिंग कर्व हेल्प यू टू चूज plant curve. That means long run average cost curve help you to choose short run average cost curve. long run average cost curve बताता है कि कौन से level of production को तुम्हें choose करना है। Let's say अगर तुम्हें ज्यादा produce करना है तो दूर वाला short run average cost curve choose करो, अगर तुम्हें कम produce करना है तो पहले वाला short run average cost curve choose करो। So planning curve help to choose plant curve. ये बात clear हुई? Your LAC curve, LAC curve help you to choose SAC curve but not help you to choose the minimum point. वो उसको कर्व को सॉरी LAC curve help you to choose SAC curve, लेकिन उसका मिनिमम पॉइंट पे टच नहीं करता, मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंशियली कट नहीं करता। When your LAC curve is falling, it cuts SAC curve tangentially at its falling portion. When your LAC curve is rising, it cuts SAC curve at its rising portion. ये चीज तुमको याद रखनी है। प्लानिंग कर्व तुम्हें प्लांट कर्व चूज करने में मदद करता है। ये था अपने इस चैप्टर का कॉस्ट वाले पार्ट का रिवीजन। चलो जी, कोई डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ लेना। मैंने एग्जैक्ट 7 बजे तुम्हें छोड़ दिया है, 2 घंटे का लिया है। ये जो आखिरी का पार्ट है
इसको कट कर लेना, और किसी के पास अगर YouTube वीडियो डाउनलोडर है तो डेफिनेटली उसको कट करके मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, इसको सर्कुलेट करेंगे। हर चैप्टर का इस तरीके से हम समराइज करेंगे, तुम देखोगे 5 से 7 मिनट में हमने पूरा चैप्टर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब ये नेक्स्ट जब मेरा लेक्चर रहने वाला है, एक लेक्चर और रहेगा, 2 ही पेज मुझे पढ़ाने हैं, उसका शेड्यूल शेयर हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ही लेक्चर लगेगा और बहुत इजी पार्ट है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम CA फाउंडेशन चैनल पे, वहाँ पे सारी डिटेल्स अपडेटेड मिल जाएगी। थैंक